झा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए, लोकसभा चुनाव का शोर चरम पर पहुंचता जा रहा है और चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बिहार में सीटों का बंटवारा कर इंडी अलायंस ने चुनावी रण क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ा दिया है, तो पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान कर पप्पू यादव ने आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। यानी हर दल और हर एक नेता अपने अपने हिसाब से चुनावी चाल चलने में लगा हुआ है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, जो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आप तक पहुंचाती है। खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे, बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। तो बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया। शुक्रवार को पटना में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा भी कर दी गई और इसके साथ ही एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर भी लग गई। हमने जिस 26-9+5 का फॉर्मूला बताया था, ठीक वही घोषणा महागठबंधन की ओर से भी की गई है। किस पार्टी को कितनी और कहां की सीटें मिली हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है। पटना में आरजेडी ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेताओं ने इसका ऐलान किया। आरजेडी 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। इस तरह न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई। हमने बताया था कि 26+9+5 का फॉर्मूला फाइनल हुआ है, मतलब आरजेडी 26 सीट पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 और लेफ्ट के खाते 5 सीटें आएंगी। और हुआ भी ठीक यही। पटना में जब अब्दुल बारी सिद्दीकी सीटों का ऐलान कर रहे थे, तो वही फॉर्मूला निकलकर सामने आया जो हमने बताया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। मतलब इस बार के नए फॉर्मूले के तहत कांग्रेस उतनी ही सीट, यानी पिछली लोकसभा चुनाव में लड़ी हुई 9 सीट हासिल करने में कामयाब रही। किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, महाराजगंज, पटना साहिब और सासाराम सीट कांग्रेस के हिस्से आई है। तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, पूर्णिया, बांका, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, मुंगेर, उजियारपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, हाजीपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, सिवान, पाटलिपुत्र, बक्सर और जहानाबाद सीट आरजेडी को मिली है। वाम दलों की यदि बात करें तो सीपीएम के हिस्से खगड़िया, सीपीआई को बेगूसराय सीट मिली, जबकि सीपीआई-एमएल को नालंदा, आरा और काराकाट ये 3 सीटें मिली हैं। कई दिनों से चल रहा सीटों का झंझट महागठबंधन में खत्म हो गया। इंडी अलायंस 26+9+5 के फॉर्मूले के साथ एनडीए से निपटने को तैयार है। अब सबकी नजर चुनाव शुरू होने पर टिक गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप इंडी अलायंस में सीट बंटवारे के मायने को समझिए। आखिरकार इंडी अलायंस में सीटों का बंटवारा हो गया। जैसा हमने बताया था, ठीक उसी तरीके से 26+9+5 के फॉर्मूले से सीटें बांटी गई। मतलब आरजेडी को 26 सीट, कांग्रेस को 9 सीट और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। लेकिन सीट बंटवारे के बाद भी गठबंधन के अंदर कई सारे पेच हैं। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव अभी भी अड़े हुए हैं। पप्पू यादव अभी भी पूर्णिया से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं औरंगाबाद सीट को लेकर निखिल कुमार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। मतलब औरंगाबाद में निखिल कुमार आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं। और इसके अलावा नवादा से आरजेडी से बागी होकर विनोद यादव ने पर्चा भर भी दिया है।
मतलब इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा भले ही हो गया हो, लेकिन पेच अभी भी कई सीटों पर बरकरार है, जिससे इंडिया अलायंस का खेल बिगड़ सकता है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। आरजेडी और कांग्रेस के बीच लंबी चली बातचीत के बाद शुक्रवार को आखिरकार महागठबंधन की ओर से बिहार में सीटों का ऐलान कर दिया गया, पर सीट शेयरिंग में पूर्णिया सीट का पेच अभी भी फंसा नजर आ रहा है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। 4 अप्रैल को कांग्रेस के टिकट पर नामांकन दाखिल करने का दावा भी पप्पू यादव कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या पूर्णिया सीट पर इंडी गठबंधन में फ्रेंडली फाइट होने जा रही है? ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की जिद नहीं थम रही। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बावजूद पप्पू यादव का बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है पूर्णिया सीट, जिसे आरजेडी ने अपने पास रखा है, जबकि पूर्णिया से पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, पर पप्पू किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं। कांग्रेस का झंडा की जीत होगी। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। मैंने कहा था मर जाऊंगा, कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। पटना में महागठबंधन के नेताओं ने जैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर पीसी की, इसके कुछ ही देर बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से कांग्रेस के झंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। पप्पू यादव के समर्थकों में भी आक्रोश है। पूर्णिया सीट से टिकट की घोषणा नहीं किए जाने से नाराज पप्पू यादव के समर्थक सड़क पर उतर आए और पूर्णिया से ही उनसे चुनाव लड़ने का दबाव डाल रहे हैं। इधर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा है कि महागठबंधन में सब एक हैं, सभी मिलकर बीजेपी को हराएंगे। पप्पू यादव हमारे अभिभावक हैं। आप कैंपिंग करके मुझे जिताने का काम करें। बिहार में महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद पप्पू यादव की जिद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या पूर्णिया सीट पर इंडिया अलायंस के बीच फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। सवाल ये भी कि यदि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट होता है तो फिर इससे किसे फायदा पहुंचने वाला है। हालांकि महागठबंधन के बीच पूर्णिया सीट को लेकर जारी उठापटक पर एनडीए की ओर से तंज भी कसा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब पप्पू यादव के दावे के बाद पूर्णिया की पॉलिटिक्स को आप समझिए। क्या पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला होगा? क्योंकि पप्पू यादव ने भी पूर्णिया से चुनाव लड़ने का खुला ऐलान कर दिया है, वो भी कांग्रेस के झंडा तले चुनाव लड़ने का ऐलान पप्पू यादव ने किया है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस पप्पू यादव को अपनी पार्टी का सिंबल देगी? अगर ऐसा होता है तो सवाल है कि क्या पूर्णिया में आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट होने जा रही है? क्योंकि आरजेडी ने पहले ही जेडीयू से आई हुई बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया है और आरजेडी के खाते में सीट जाने के बाद भी पप्पू यादव चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि क्या कांग्रेस का पप्पू यादव को समर्थन मिलेगा, और अगर समर्थन मिलता है तो पप्पू यादव क्या करेंगे? क्या पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़कर आरजेडी की मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? क्या आरजेडी को वो मुश्किल में डाल सकते हैं? बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं, आइए जानते हैं आपको पहले फेज में जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां किस किस के बीच सीधा मुकाबला है, वो हम आपको एक बार बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सीट है बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं।
जिसमें औरंगाबाद की सीट है। सुशील कुमार सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं, इनके सामने आरजेडी से अभय कुशवाहा जो है वो होंगे, यानी इन दोनों के बीच औरंगाबाद में टक्कर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बात कर ले अगली बिहार की लोकसभा सीट की, तो नवादा की लोकसभा की सीट जहां बीजेपी ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। और ये देखिए यहां पर इन दोनों के बीच चुनावी मैदान में फाइट होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही जमुई लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, तो जमुई में अरुण भारती एलजेपीआर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो आरजेडी से अर्चना रविदास जो हैं वो चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएंगे, यानी इन दोनों के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बात अगली लोकसभा सीट की कर लें तो गया लोकसभा की सीट, और यहां देखिए जितन राम मांझी हम पार्टी से यहां पर उम्मीदवार हैं, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं, तो आरजेडी की तरफ से कुमार सर्वजीत होंगे, यानी यहां एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस में जितन राम मांझी वर्सेस कुमार सर्वजीत होने जा रहा है। और ये 4 सीटें हैं जिसमें बिहार में पहले चरण में ही मतदान होने जा रहा है, और इन चारों सीटों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किन के बीच जो है मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। बढ़ लेते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हो गई, जिसके बाद बिहार में भी सियासत काफी तेज हो चुकी है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। एक डॉन जिसके खौफ में रहा करता था पूरा उत्तर प्रदेश, जिसके ऊपर दर्ज थे हत्या और हत्या की कोशिश समेत कुल 61 आपराधिक मामले, जो 5 बार विधायक रहा, जिसने अपने बाहुबल की बदौलत भाई को सांसद और बेटे को विधायक तक बना दिया, जिसको पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी लाने के लिए यूपी और पंजाब की सरकारें आमने सामने खड़ी हो गई थीं। कुछ लोग उसे रॉबिन हुड भी मानते थे। उसकी मौत पर कहीं खुशियां मनाई गईं, तो कई सवाल भी खड़े हुए। देखिए, अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। बात हो रही है यूपी के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार को हार्ट अटैक से हो गई। इसके बाद यह मामला सियासी रूप ले चुका है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़ा किया है। यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। पूर्णिया से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की हसरत रखने वाले पप्पू यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर मुख्तार की मौत पर सवाल खड़ा किया। मुख्तार अहमद अंसारी जी दादा थे, देश की आजादी के लिए लड़े, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ब्रिगेडियर उस्मान जी नाना थे, देश के पहले शहीद जो पाकिस्तान से लड़ कश्मीर बचाए। उनके खानदान के लोगों को आज संवैधानिक न्यायिक प्रक्रिया से न्याय नहीं मिल सकता। मुख्तार अंसारी की मौत पर इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे सवाल पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने पलटवार किया। और गैंगवार की पॉलिटिक्स के यही नतीजे होते हैं जो मुख्तार अंसारी के साथ। मुख्तार अंसारी के घर वालों ने आरोप लगाया है कि उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दिया गया, जिसकी वजह से मुख्तार की मौत हुई। वैसे मुख्तार की मौत मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कार्रवाई का आदेश दिया जा चुका है। उसके बाद भी सियासी दलों के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल है कि बिहार में यूपी के बाहुबली पर सियासी बहस क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो जिस मुख्तार अंसारी को लेकर विपक्ष के कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, उस मुख्तार पर लगे बड़े आरोप को हम आपको बताते हैं। 1988 सच्चिदानंद राय की हत्या हुई, मुख्तार गैंग का हाथ इसमें बताया गया। 1988 में ही कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या हुई, मृतक माफिया त्रिभुवन सिंह के भाई थे। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। 1997 में कोयला व्यापारी रुंगटा का अपहरण कराया गया। 2005 में मुन्ना बजरंगी के हाथों कृष्णानंद राय की हत्या की गई। ये आरोप इन पर लगे थे और इस आरोप में ही ये जेल में सजा काट रहे थे और इसी दरमियान मौत की खबर सामने आई है। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये रिजल्ट जारी कर दिया है। कक्षा 1 से 5 तक में 1,39,010 शिक्षक पास हुए हैं, तो वहीं वर्ग 1 से 5 में कुल 93.39% पास हुए हैं। कक्षा 1 से 5 में जो प्रतिशत है पासिंग आउट का वो 93.39% बताया जा रहा है। 1,48,845 शिक्षक इसमें शामिल हुए थे। आपको बता दें 9,835 शिक्षक परीक्षा में फेल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, रिजल्ट जारी हो चुका है, इस रिजल्ट से क्या कुछ समझे? बिल्कुल, देखिए बिहार में जितने भी नियोजित टीचर हैं ये वर्षों से राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे और इस बीच सरकार ने ऐलान किया था, कैबिनेट में मुहर लगी थी कि अब परीक्षा पास करना होगा, जिसमें सक्षमता परीक्षा ली जानी थी। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा का आयोजन किया है, जिस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। यानी वर्ग 1 to 5 वाले जो शिक्षक हैं जो परीक्षा में अपीयर हुए थे, उनमें कुल 1,39,010 शिक्षक जो हैं पास कर गए हैं, जिनकी कुल संख्या जो है 1,48,845 है। लेकिन इसमें से कुल 9,835 शिक्षक जो हैं, ये जो गुरुजी हैं, वो फेल कर गए हैं। यानी रात्रि के 12 बजे के बाद जो भी शिक्षक परीक्षा पास किए हैं वो अपना रिजल्ट, या जो फेल किए हैं वो अपना रिजल्ट बीएसईबी की वेबसाइट पर जो है देख सकेंगे। कुल मिलाकर अब जो है काउंसलिंग की बारी है, यानी जो भी नियोजित टीचर जो अभी तक नियोजन इकाई में पोस्टेड थे, अब उनको नए स्कूल में जो है योगदान देना होगा, जिसको लेकर शिक्षा विभाग इसी रिजल्ट के आधार पर उनकी काउंसलिंग लेकिन रजनीश, यहाँ पर ये भी तो है, जो शिक्षक जिनकी संख्या आप बता रहे हैं जो फेल हुए, उन्हें और भी मौका भी मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए मैं जो अभी शिक्षा मंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पहले 3 था, लेकिन 5 बार मौका दिया जाएगा बिहार के नियोजित टीचर्स को साबित करने के लिए कि हम सक्षम हैं। ऐसे में सक्षमता परीक्षा 5 बार पास करने का मौका मिलेगा और पास करेंगे तो वो सेवा में रहेंगे। हालांकि ये भी तय है कि जो परीक्षा फेल करेंगे उन्हें भी हटाने की बात अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन अब नए जगह पर उनकी पोस्टिंग होगी, जिसकी प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है और निश्चित रूप से जिला आवंटन के साथ अब जो है नए स्कूल में उनका योगदान होगा। और अभी 1 to 5 का रिजल्ट जारी हुआ है, बाकी और विषयों के और क्लास के टीचर्स का रिजल्ट धीरे धीरे बीएसईबी जारी करेगा। जी शिप्रा, चलिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। और अपने खास बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए में आइए चलते देख लेते हैं नवादा लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास और क्या है नवादा सीट का सियासी समीकरण। जिसकी पहचान बिहार के कश्मीर और सप्त ऋषियों की तपोभूमि के रूप में है, जहां आज भी रामायण और महाभारत काल के कई प्रसंग सुने सुनाए जाते हैं, वो है बिहार का नवादा। नवादा लोकसभा क्षेत्र बिहार का सबसे दक्षिणी संसदीय क्षेत्र है। इसकी सीमा झारखंड से लगती है। राजनीति की प्रयोगशाला रही नवादा सीट का इलाका लंबे वक्त तक जातीय हिंसा और नक्सल प्रभावित रहा है। यही वजह है कि हर एक चुनाव में यहां विकास के मुद्दे हवा हो जाते हैं और जातीय समीकरण हावी हो जाता है। भूमिहार और यादव बहुल नवादा क्षेत्र में राजनीति की धुरी इन्हीं दो जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। कुल मतदाताओं की बात करें तो नवादा लोकसभा सीट पर 20,03,504 वोटर हैं,
जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 10,42,312 है, तो महिला वोटर्स की संख्या 9,61,042 है, जबकि थर्ड जेंडर के वोटर 150 हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसका आजादी के बाद से अब तक कई बार परिसीमन हो चुका है। फिलहाल नवादा लोकसभा क्षेत्र में हिसुआ, वारसलीगंज, रजौली, नवादा, गोविंदपुर और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। नवादा लोकसभा सीट के जातीय गुणागणित पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ सबसे ज्यादा वोट भूमिहार जाति के लोगों का है। नवादा सीट पर भूमिहार 22 से 25% हैं, तो यादव, कोयरी, कुर्मी 25% हैं। वैश्य जाति के लोग यहाँ 8% हैं, तो दलित और महादलित का प्रतिशत 20 है। मुस्लिम आबादी 8% और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वोट 15% है। नवादा लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास भी बहुत दिलचस्प रहा है। यहाँ ज्यादातर समय तक कांग्रेस और बीजेपी का ही दबदबा देखने को मिला है। 1952 से लेकर 1962 तक इस क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ही विजयी रहे हैं। 1967 में निर्दलीय प्रत्याशी सूर्य प्रकाश पुरी ने कांग्रेस के विजय रथ को रोका और चुनाव में जीत हासिल की। अगर 1952 से लेकर अब तक हुए चुनाव की बात करें तो नवादा में 8 बार कांग्रेस को जीत मिली, तो बीजेपी उम्मीदवारों ने 4 बार नवादा सीट पर बाजी मारी। 2009 से लेकर 2019 तक नवादा सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। 2009 में डॉक्टर भोला सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते और 2014 में नवादा से गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव में ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चली गई, जहां से एलजेपी के चंदन सिंह सांसद बने। 2024 में एक बार फिर नवादा सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी से विवेक ठाकुर मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के श्रवण कुशवाहा से है। वैसे आरजेडी से भागे हुए विनोद यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर नवादा की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।